बिहारी सब पे भारी कहले अब ना चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब ना चली, सोच काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी, कह के हमें बिहारी जैसे देला हमके गारी। आई डोंट नो, मैं ये क्रेडिट नहीं लूंगी कि मैं निकल आई तो भोजपुरी फिल्म का म्यूजिक डाउन गया, मैं ये इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकती, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे ऐसा हुआ। बसेला भाषा भोजपुरी में आठों पहर परान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा। भोजपुरी अब मेरे लिए एक तत्व हो गया, जैसे पंच तत्व है, गुरु तत्व है, तो भोजपुरी मेरे लिए एक तत्व है, कोई इंसान नहीं है कि मेरा व्यूज बढ़ जाए, वो तो व्यक्ति केंद्रिक चिंतन हो गया। फिर गायक मनोज जी एक पहला सीरी, एक्टर मनोज जी दूसरा सीरी, अब फिर जो नेता मनोज जी तीसरी सीरी। वो अभी ऐसा लगता है कि आप राजनीति के लिए ही बने हो। हाँ। ये सब सीरी था आपका। बिल्कुल। रवि किशन जी एकदम कमाल के एक्टर हैं और एकमात्र आई थिंक ट्रेन्ड एक्टर इन भोजपुरी, और वो महास्तंभ है। मनोज जी भी है, रवि जी भी है। ऑफर मिला है चुनाव लड़ने के लिए? बात ऑफर की नहीं है एक्चुअली। मैं मिली उनसे और अलग अलग लोगों से भी सबसे मिली हूँ। कॉमन थ्रेड यही है कि पूर्वांचल और बिहार के लिए आप आवाज दे रहे हैं, मैं भी आवाज एक हूँ, मैं बिहार के लिए हूँ। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ है खास मेहमान कल्पना मैम। बहुत स्वागत है मैम प्रभा साक्षी पर, और किसी परिचय की मोहताज नहीं है मैम। भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप सिंगर, हिंदी फिल्मों में भी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने गाना गाया है, और सबसे बड़ी बात है कि असम की हैं लेकिन बिहार की संस्कृति संस्कार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो छठ के गाने हो, चाहे वो भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के गाने हो, ये तमाम ऐसी संस्कृति वाली चीज़ें जो बिहार की हैं उसको मैम लगातार आगे बढ़ा रही हैं। तो मैम सबसे पहले शुरुआत ये है कि जब हम लोग छोटे थे आपके गाने को सुनते थे, आपने भोजपुरी फिल्मों में गाया, एल्बम गाया, अब आप एक तरीके से भिखारी ठाकुर के गानों को गाती हैं, उन्होंने जो कुछ शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, महेंद्र मिश्र का काम करती। चूँकि मैं छपरा से हूँ इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि भोजपुरी ने आपको इतना सारा प्यार दिया, अब आप भोजपुरी को क्या दे रही हैं? क्या दे रही हूँ ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी एक्चुअली, वो तो आप ही बोलेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ और मतलब धन्यवाद दे सकती हूँ आम लोगों को, पूर्वांचल के निवासियों को, कि मुझे बहुत ही प्यार से हृदय में बसा के रखा है इतने सालों से, और उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। आगे जो भी कार्य करना है उसके लिए भी मैं उन लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ। बाकी कोई भी कलाकार ये कोशिश में हमेशा रहता है कि उसके हिसाब से उसको जो समझ में आता है कि सबसे बेस्ट करें, कोई भी जॉनर हो। कुछ मेरे लिए फिल्म और लोक गायन की जो जॉनरा है दोनों मैंने बराबर लेके चलने की प्रयास की है। जैसे बहुत सारी बात ऐसी होती है, जैसे फिल्मी गायन में या एल्बम की गायन में जो चिंतन होता है, विषय होता है, वो किसी और का होता है, कोई और गीतकार लिखते हैं। फिल्मों में खासकर आप चरित्र को निभाते हुए आप बंधे हुए होते हैं, तो उस पर खूबसूरत गाने तो होते हैं, आपका कंठ झलकता है, लेकिन आप कल्पना पटवारी व्यक्तित्व कौन है वो नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए आपको अलग से जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि पैरेलली समांतराल रूप से मैं क्या सोचती हूँ, मैं समाज में क्या देखती हूँ, मुझे क्या और मन है गाने को, तो दोनों और ये बैलेंस का करके रखने की प्रयास हम लोग करते हैं। और उसी में बस अपने भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया है। महेंद्र मिश्र जी को मैं बहुत गाई नहीं, ये बोलना गलत होगा, लेकिन अब मैं शुरू की हूँ
उनके रचनाओं को, पूर्वी गायन को, क्योंकि मुझे यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि भिखारी ठाकुर जी हो या महेंद्र मिश्र जी हो या भूपेन हजारिका जी हो जहाँ आसाम के, या कभी विद्यापति जी हो या कबीर साहेब हो, ये ऑलरेडी मतलब एक संत जैसे एक ये में है, ओहरा है उनका, ओहदा है। हाँ, एक ओहदा है, भूमिका में है, और उनको पॉपुलर करने के लिए कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आगामी हमारी जो अगला पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उन तक उन लोगों ने क्या लिखा, क्या सोचा, वो इंटरनेट में अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जैसे 2007-8 के आसपास मैंने भिखारी ठाकुर जी की रचनाओं को, गीतों को जब गाने के प्रयास किया, मुझे इंटरनेट में कुछ नहीं मिला। 2008-9 की बात कर रही हूँ। वही सुनते हैं जो आपने किया है। सो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत बात है। कल अगर कोई आर्टिस्ट 20 साल 30 साल बाद कुछ करना चाहे तो कम से कम कुछ उसको मिलना चाहिए कि आगे वो हो सकता है वो फ्यूजन के करे, भिखारी ठाकुर जी को लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एआई के समय है, हमारे बच्चे का जनरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट मुझे लगा कि वो अवेलेबल नहीं था, और इसलिए मैं लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की ओर मुड़ी। बिल्कुल। और जहाँ तक महेंद्र मिश्र जी का भी बात है, मुझे इस बात का दुख है कि अंगूरी में डसले बिया नगीनिया तक ही सीमित है। एक्चुअली आपने नाम तो लिया, लेकिन आपको अगर मैं आपसे थोड़ा पूछूं महेंद्र मिश्र की रचनाओं के बारे में थोड़ा बोलिए विस्तार से, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। उनके यहाँ जब जाने पे भी हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि उन्होंने किया क्या है। हाँ, सो हमको भी पता नहीं है, बट प्रयास ये होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है उसको खोजे, रिसर्च करें, और उसके बाद बस क्लाउड जो बोलते हैं ना इंटरनेट में, वो दिखना चाहिए या आगामी पीढ़ी के लिए, और हम भी उसी बहाने सीख जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो चलता आ रहा है उससे नया क्या करना है, उस कदम में आपने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और मैं पिछली दफ़ा जब 2024 में छठ मनाया जा रहा था, तो आपने कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है उस संदर्भ में आपने गाना गाया। ठीक है, छठ को लेकर मैक्सिमम पारंपरिक गाने ही हैं, लेकिन आपने कुछ नया किया, और नया इस संदर्भ में किया कि हमें प्रकृति को कैसे संरक्षित करना है, और आप उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही हैं। एक्चुअली माँ हूँ ना मैं भी, और मेरे बेटे अब ग्रेड 8 में हैं, तो ये लास्ट ईयर क्लास 7 की बात है, और उनके जो एक विषय हिंदी भी है, और उस पुस्तक में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आईबी बोर्ड के जो कोर्सेस है, वो एक्चुअली एक गैप लगा मुझे, सीबीएसई और आईबी बोर्ड के कोर्सेज में भी एक गैप दिखा। लेकिन बहुत एक्साइटेड मैं हुई जब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को लेके सोलर पैनल एंड सोलर एनर्जी के ऊपर, वो तो सबको पता है, वो इंटरनेट में बहुत सारी बात है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, बट मुझे ये लगा कि गांव में जो बच्चा है, और वो उसको भी पता है हालांकि आजकल, बट परंपरा जो है, छठ की जो पारंपरिकता है उसको और ग्लोबल वार्मिंग और सोलर एनर्जी को मैं एक साथ जोड़ के बच्चे को किस तरह से मैं जोड़ूं कि वो अपने कल्चर को भी याद रखे। और मैं उसको बोलने की वो हिंदी में मैं गाई, बट उसका बैकड्रॉप जो था वो छठ था, वो ओरिजिनली एकदम छठ का गीत नहीं है, बट मैंने ये दर्शाने की, उसको ये मैसेज देने की मेरे बेटे को कोशिश की, और मेरे बेटे के साथ साथ तमाम हमारे बच्चों को, कि ऑलरेडी हमारे भारतवर्ष में, हमारे बिहार में सालों से, युगों से सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और सूर्य देव को थैंकफुल होके, ग्रेटिट्यूड के साथ हम नमन करते हैं कि आप हमें हमेशा डिसिप्लिन के साथ रोज आप उगते हैं, और आपके वजह से ये दुनिया है। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना है। और देखो, ये आप लोग हमारे जो आगामी जनरेशन हो, ये जो हमारी पारंपरिक पूजन पद्धति है, छठ है, चाहे नवरात्र है, इन सबको आप लोग हेयर दृष्टि से मत देखो कि आप इलॉन मस्क की एरा की हो, हमको पता है, आप मार्स में जाने की सोच रहे हो, ये पता है, बट देन ऑल्सो तुम्हारा जो हमारी जो सभ्यता है उसमें ये बात ऑलरेडी था। तो ये मैं समझाने के प्रयास के लिए इस कार्य को मैंने किया। अच्छा, अब आगे क्या कर रही हैं?
आगे इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ मैं भोजपुर की और भोजपुरी भाषा की गरिमामय रूप को, जो प्राइड ऑफ जो बिहार है उसको दिलों में कैरी करते हुए ये जो एक बिहार एंड भोजपुरी की जो ब्रांडिंग है पॉजिटिव वे में, इसको करने के लिए हमको क्या क्या काम करना होगा। नकारात्मक होके तो बहुत सारे सवाल किया जाता है और आप हर इंटरव्यू में मुझे मिलता ही है वैसा सवाल। आपके लिए भी मैं इंतजार कर रही हूँ, हो सकता है आपके जहन में ऑलरेडी है, 10 मिनट बाद आप भी पूछोगे। बट देन उसको चेंज करने के लिए पॉइंट ये है कि चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी में भिखारी ठाकुर जी ने जैसे कुसंस्कार हो, जो बेटी बेचवा नामक नाटक से बेटियों को जो बेचा जाता था, तो कुसंस्कार के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया कि कुसंस्कार को बंद करना होगा। तो उसी तरह से मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि जो थिएटर होता है गांव देहात में, आज थिएटर का स्वरूप बदल गया है थोड़ा सा, बट कहीं ना कहीं वो जो नग्न स्वरूप है वो है। तो जो तमाम हमारे सरकारी मंच है, कम से कम छपराक से आप है, तो थिएटर कम से कम सोनपुर मेला से बंद हो। ये बड़ी मांग कर रही हैं आप। हाँ, तो हम अगर ये कोई आरोप नहीं है, भोजपुरी मतलब मैं हूँ, मेरा परिचय भोजपुरी है, लेकिन पॉइंट ये है कि बाकी सब रहे। जैसे धीरे धीरे समय के साथ हम सोनपुर मेला में आज AI को लेके बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नई बात होगी। बिल्कुल। तो ये समय की मांग है ना। अभी आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बिहार के साथ तो हमेशा से जुड़ा हुआ है, भारत के साथ भी है। और ऐसा क्यों है कि पढ़ते पढ़ते जब ये निरक्षर में अगर ये 3% है जो ग्रेजुएट किया हुआ इंसान है और उस एरिया में जाके वो 15% या 20% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सो या फिर वो जो पढ़ाई लिखाई जो हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकली सोनपुर मेला में भी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तो वो इनहेरेंट रख के कल्चर को हम लोग गा रहे हैं, वहाँ जाते हैं और सरकार हमें याद करते हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। बक्सर में भी जाती है एकदम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये ऑब्जर्व करना भूल जाए, कहाँ हमारा गलत जो भी है उसको धीरे धीरे हम लोग वाइप आउट करते जाना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आपने जो बोला कि आप सवाल पूछेंगे, मैं उस संदर्भ में नहीं पूछ रहा हूँ। इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि जिसको जो पसंद है वो आज अवेलेबल है, आप जाके सुनिए। आपने हर तरह का गाना गाया है और मैं एज अ फैन ये बोल सकता हूँ कि लगभग आपके सारे गानों को मैंने सुना है। बाप रे बाप, चाहे वो बहुत बड़ी सैया जी से लेकर हो, मेरे लिए बहुत बड़ी चाहे वो बात है। सैया जी से लेकर आज आप कई सारे गाने गा रही हैं। आपने दोबारा गाना गाया जो जब साथ देवे के ना रहे, आपने पहले भी गाया था उसको, अब दोबारा अंकुश राजा के साथ आपने गाया। तो मैं ये आप भोजपुरी को लगभग 2002 या 2003 से आप सेवाएं दे रही हैं। आज 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया। आपने भोजपुरी में, खास करके बिहार के कल्चर में और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा है और कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, और क्या कोई बैरिकेड्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से जो एक बूम आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में वो नीचे आया है? मैं बहुत इसमें कमेंट करने के लिए कितने काबिल हूँ वो भी एक बात है, क्योंकि मेरे से आप बहुत भोजपुरी की बहुत सीनियर हैं। सीनियर हूँ, बट म्यूजिक बेल्ट में ही मैं म्यूजिक एरिया में ही बात कर सकती हूँ। जहाँ तक फिल्म की बात है, वहाँ शायद जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी टेक्निकल बातें होंगी। तो आई थिंक वहाँ रवि किशन जी हो, मनोज जी हो, वो लोग शायद बेहतर जवाब देंगे। मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी म्यूजिकली एक्चुअली 2002-03 से एल्बम गा रही थी मैं, और लगातार बहुत सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। गाउन वाले जरा जी, भैरव जी के दिदिया से लेके छठ जो बिला मीन मौसी आप जो बोले, उससे पहले आपके और एल्बम आ चुके थे। हाँ, तो मतलब बोलने का मतलब है जो बाजार है, जो उस समय काल को कम्प्लीटली मैं विनय बिहारी जी को मुझे वहाँ तो क्रेडिट देना पड़ेगा। विनय बिहारी हाँ, शुरू से जो है 2002 से लेके एटलीस्ट 2005 भोजपुरी इंडस्ट्री में राइट 2005-06 तक मेरा तो समझना, और भोजपुरी एक अलग ही बोली। असम से आके मैं मुंबई में जब गई हूँ 2001 में मैं मुंबई गई हूँ, और मुंबई में मैं हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, मतलब एकदम कुछ भी मतलब आता नहीं था मुझे तब।
बट देन उसी समय 1 साल के अंदर भोजपुरी गाना और अलग अलग बोलियों में भी गाई मैं, राजस्थानी एंड तमाम बोलियों में, बट भोजपुरी में वो प्रसिद्धि मिल गई। भोजपुरी में अचानक जैसे होता है कि स्टारडम आपको मिला, और उसके बाद लगातार जो मुझे लगता है कोई एल्बम ऐसा नहीं आता था जिसमें आपका चेहरा ना हो। हाँ, मतलब फोटोग्राफ में तो तब कैसेट चलता था। बहुत खूबसूरत यात्रा। राजेश गुप्ता जी के साथ, हाँ, रजनीश मिश्रा और राजेश रजनी जी के साथ बाद में मैं फिल्म में गाई, फिल्म में कंपोजिशन गाई। तो आपका जो सवाल था, मैं उसमें फ्रेगमेंट्स में आ रही हूँ। तो 2002, 3, 4, 5, 6 तक लगातार मैं अपने जो चिंतन है, जो शुरू में बोली, वो नहीं गाए, मैं बाजार में गाई, इंडस्ट्री में गाई। हाँ, विनय जी ने और सभी लोगों का गीत गाए। फिर भी भरपूर प्यार मिला। कैसेट्स बिक रहे थे, खरीद के लोग जी 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 जी, उसी से शुरू है। तो लगातार 2007-8 के आसपास मैं ये सोच में गई कि मैं जहाँ से आती हूँ, भूपेन हजारिका जी की धरती से, तो भूपेन हजारिका जैसी लोक साहित्य या सीरियस मुद्दा भोजपुरी में है कि नहीं, क्योंकि तब तक मैं बाजार के लिए गा रही थी। तो या तो मैं लहंगा गा रही हूँ, या तो मैं भैरव जी के दीदा, जहाँ भक्ति है वहाँ भक्ति है, बट भक्ति में भी ए गणेश के पापा है, तो थोड़े से जो कमर्शियल प्रोस्पेक्ट है वही सब गीत गा रही थी, और वो लगातार चल रहा था। लेकिन यहाँ मैं ये सोच में थी कि जो समाज संस्कार की बात है, जो भूपेन हजारिका का तत्व, ये भोजपुरी में है कि नहीं, या फिर मैं जो गा रही हूँ वही है। तो मेरी एक खोज शुरू होती है, और खोजते खोजते मुझे आरा बखोरापुर में रामागयरम, प्रयात रामागयरम जी मिलते हैं, जो भिखारी ठाकुर के समय काल को वो बहुत अच्छा से देखे थे, और वो बच्चे थे तब, लेकिन वो गाते थे, और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे तो कोहिनूर हीरा मिल गया है, मैं यही तो खोज रही थी। और 2008 के आसपास से जब मैंने बोला कि भिखारी ठाकुर मुझे इंटरनेट में नहीं मिला, उस समय से मुझे लगा कि नो, अब पैरेलल इंडस्ट्री एक क्रिएट करना होगा आपको, अगर आपको भोजपुरी में काम करना है। जो ये लोग आपको एक इमेज दे रहे हैं वो तो अच्छा है, ग्लैमर है उसमें, ग्लैमर है, पैसा है, नाम है, बट साथ साथ ओरिजिनल जो जहाँ से मैं आई हूँ, तो मुझे लगा कि काम करने की ज़रूरत है। और भिखारी ठाकुर जी के लिए मैं समर्पित होकर उस इंडस्ट्री को मैंने थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया। अवॉइड मीन्स होता है ना, आप प्राइवेट मानसिक लेवल से, यहाँ से अगर उस रास्ते में जाएंगे तो इधर आप बहुत देख नहीं सकते। मैं गा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान भिखारी ठाकुर की तरफ और सीरियस टॉपिक की तरफ था थोड़ा सा। और उसी काल में चंपारण सत्याग्रह में भिटिहारवा आश्रम गई। मुझे लगा कि प्राइड ऑफ बिहार को गाना है, और जैसे आप अभी तो सोलर एनर्जी है, जो सौर्य ऊर्जा भी है, लेकिन एक बिहारी सब पे भारी कहले अब ना चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब ना चली, सोच काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी, कह के हमें बिहारी जैसे देला हमके गारी। मुझे लगा कि ऐसे ऐसे गीत को मुझे गाना है, इसलिए क्योंकि बॉम्बे में मैं फेस कर रही थी, अरे कहाँ तुम्हारा गला इतना अच्छा है, तुम सूफियाना, तुम आबिरा परवीन जैसे तुम गाना चाहिए, अब तुम कहाँ भोजपुरी में फंस गई हो। अरे बिहारी लोग हैं, मतलब भैया लोग हैं, ये सब मुंबई में मैं भी, हम लोग दिल्ली में मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, ठीक है। सो तब मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो जो बिहारी अस्मिता भी है वो मेरे साथ, मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, लेकिन रिलेट हो रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरा इंसल्ट हो रही है। बिहार की इंसल्ट जब होता था मुझे लगता था मेरा इंसल्ट हो रही है, और मुझे उसको, अब बहुत जिद्दी किस्म के बचपन से मैं थी तो मुझे लगा कि नो, मैं इसको ये करूँगी, इस और जितना हो सकता है हम काम करेंगे। और तो वो जो आप बोल रहे हैं ना कि फिल्म का और जो था गोल्डन एरा वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया, तो अपने आप, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, मैं थोड़ा सा 2010 के बाद थोड़ा सा गाना मैंने छोड़ दिया, भोजपुरी फिल्मों में समय देना छोड़ दिया, या फिर मैं ये बात करने लगी स्टूडियो में जाके कि ये शब्द मैं नहीं गाऊंगी, ये डबल मीनिंग शब्द है। हाँ, तो उसका अच्छा भी हुआ, धीरे धीरे मुझे सब हीरोइन ओरिएंटेड अच्छे गाने मिलना शुरू हो गया। वो लोग परेशान हो गए, जो गिटकार है सब लोग स्टूडियो में मतलब बहस, तर्क वितर्क, नेगेटिव हो जाता था माहौल कि इसका मतलब क्या है, मैं बहुत समझ में नहीं आता था मुझे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, मतलब गीतों का ऑपरेशन करते हुए वो लोग भी परेशान। आपका रेलिया रे, उसके बाद ये सब तो अच्छा गाना है, निरहुआ हिंदुस्तानी के ये सब तो अच्छा गाना है। मैं ये तो 2013-14 की बात है, लेकिन उसके पहले जो ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ मैंने बंद किया गाना, वो 2011-12 से शुरू हुआ वो चीज़, जब भिखारी ठाकुर तक मुड़ी। और तब से क्या हुआ, मैं जब धीरे धीरे वहाँ से निकल आई, आई डोंट नो, मैं ये क्रेडिट नहीं लूंगी कि मैं निकल आई तो भोजपुरी फिल्म का म्यूजिक डाउन गया, मैं ये इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकती, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे ऐसा हुआ। और लगातार 2012 में लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर रिलीज हुआ,
फिर 2013-14 में चंपारण सत्याग्रह रिलीज हुआ मेरा। उसके बाद मुझे लगा भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत चाहिए, कहाँ है भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत, नहीं है। तो मैं गाई कि पहले तो कबीर जी की दोहा का, जो भोजपुरी के आदि कवि है, तो वो दावा करना जरूरी था कि भोजपुरी के आदि कवि कबीर है, जो विश्व गा रहा है वो हमारे भोजपुरी के कबीर है, ये दावा करना जरूरी था। उनके दोहा से लेके शुरू किया। फिर मैं गाई कि बसेला भाषा भोजपुरी में आठों पहर परान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। ये सब गीत बहुत प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि ये बाजार नुमा गीत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूं, करना बंद कर दूं। तो मैं लगातार इस सब में मुझे मेरा ध्यान कम्प्लीटली इधर हो गया। आई डोंट नो वो क्यों ट्रांजिशन आया मेरे। और फिर भिखारी ठाकुर हो और चंपारण सत्याग्रह हो या फिर भाषा आंदोलन गीत हो, लगातार यहाँ मुड़ी और साइड साइड में मैं गाती रही फिल्मों के गीत। लेकिन मैं मुंबई को भी थोड़ा समय देना थोड़ा अवॉइड किया, ज्यादा यूपी बिहार रहने लगी, ज्यादा स्टेज शो आपने बढ़ा दिया। मतलब इधर आने लगी मैं, क्योंकि उसी बहाने मैं खोज पाती थी ना कि अगर मुझे पता करना है कि पूर्वी के कितने प्रकार है, मैं वो मुंबई में बैठ के तो नहीं होगा, आपको ग्लैमर मिल जाएगा। और वो मिट्टी नहीं रहेगी फिर। तो ओरिजिनल मिट्टी को जानने के लिए मैंने आरा में समय दिया। आरा के बकुरापुर गांव में मैं रही, अभी भी आना जाना है। और अलग अलग जब गांव में मैं प्रोग्राम करने भी जाती हूँ, एक दिन पहले जाती हूँ ताकि वहाँ के लोकल जो लोग गायक सब हैं उनको होटल में बैठना, एक साथ खाना पीना गाना, फिर हारमोनियम लेके वो लोग गाते थे, मैं सुनती थी, तो एक ये सीखना भी हो गया। तो 10 के बाद से मैं थोड़ी इंडस्ट्री को अवॉइड करने लगी। कोई नहीं, आपने अवॉइड किया, फिर भी भोजपुरी को बहुत कुछ मिला आपसे। हाँ, अच्छे अच्छे गाने गाई मैं। बिल्कुल। मैं चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और भोजपुरी और बिहार से रिलेटेड चीज़ें हों तो और भी पिछली दफ़ा जब पिछले साल शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ तो सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा छिड़ी हुई थी कि उनकी लीगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा। सबसे टॉप पे आपका नाम आ रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बताता है कि आपने चाहे जो भी काम किया हो, लेकिन आप बिहार और भोजपुरी भाषी खास करके उनके दिलों में बसती हैं। एकदम। तो अब आपको एल्बम में आपने गाया, एल्बम से आप भोजपुरी फिल्मों में गई, तो आप कैसे उस दौर को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी? शुरुआती दौर को जब एल्बम में आप गा रही थी और सारे सुपर डुपर हिट हो रहे थे एल्बम, और नवरात्रे हो, छठ हो, होली हो, चैता जो आपने शुरू में पूछा ना कि आपको बहुत कुछ दिया, वो दिया मुझे भोजपुरी ने। जो आप बोल रहे हैं ना, चैता हो, नवरात्र हो, छठ के समय हो, बिना के बाद गानों का आज भी पूरा नहीं होता है। समझ गए? तो वो लगातार भोजपुरी मुझे दे रही थी। और अब आपने जो पूछा कि मैं क्या दे रही हूँ, तो मुझे लेना अभी थोड़ा कम करना होगा हिट सॉन्ग्स की जहाँ तक बात है, मुझे अभी कल्चर को देखना होगा, संस्कृति में क्या की जरूरत है। क्योंकि शारदा जी मतलब छठ मैया का दूसरे रूप मैं बोलूँगी उनको। तो उनके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि ये कंध पे मतलब मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ, पहली बात, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। लेकिन अगर लोग मेरी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं तो मुझे कोशिश तो करना पड़ेगा कि मुझे कुछ तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो उसी ओर ही मैं व्यस्त हूँ। तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा ये है कि मार्केट में गाना लगातार आपको हिट नहीं मिल सकता अभी मेरे से, क्योंकि ये सब जो कार्य हैं जहाँ संस्कृति को धनी करने की बात है, वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही वो ऐसे हिट हो जाएगा, लेकिन वो आर्काइवल वाली बात है, आर्काइव करना ज़रूरी है, दस्तावेज इकट्ठा करने की बात है। और कल को जब हम लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो आगामी पीढ़ी उसको लेके क्या काम कर सकते हैं। तो इस ओर मेरा जो ध्यान ज़्यादा है। नहीं, तो वही जो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक था या आपने एल्बम किया, तो उसमें आपने अब तक क्या दिया? कहने का मतलब कि आप जो गाती थी फिर दोबारा उसको सुनना, जनता में क्या रिएक्शन हो, कभी आपने एनालाइज किया उस चीज़ को? नो, अभी मैं वो एनालाइज करने के लिए मैंने अभी ताली के लिए गाना गाना छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं गाती हूँ, मैं जनता से ऊपर उर्ध जाके भोजपुरी संस्कृति को मुझे धनी करके जाना है। तो अब लोगों के लिए मेरा नहीं, भोजपुरी अब मेरे लिए एक तत्व हो गया, जैसे पंच तत्व है, गुरु तत्व है,
तो भोजपुरी मेरे लिए एक तत्व है, कोई इंसान नहीं है कि मेरा व्यूज बढ़ जाए। वो तो व्यक्ति केंद्रिक चिंतन हो गया फिर। वो फिर सेल्फिशली मेरा, मैं तो फिर वापस मेरे ग्लैमर बढ़ेगा, मेरा स्टेज शो में रेट बढ़ेगा, पेमेंट्स मेरे बढ़ेंगे, वो वाली बात हो जाएगी। उस पे आप नहीं है अब मैं नहीं हूँ उस पे, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स है। जब मैं अच्छा करूंगी तो आप आएंगे मेरे घर, बिल्कुल मुझे खोज के आएंगे। तो उसी तरह से तमाम जो हमारे भारत सरकार, यूपी सरकार, असम सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, तो जहाँ जहाँ हमारे भोजपुरी निवासी है अपने वो लोग, कोलकाता छोड़ दिया, वहाँ भी आपका स्टेज शो बहुत होता है। हाँ अभी मैं हाल फिलहाल में वर्ल्ड म्यूजिक डे में मैं थी वहाँ पे। सो कोलकाता भी हमारे वहाँ भी हमारे बहुत सारे पूर्वांचल निवासी हैं। भोजपुरी समाज कहाँ नहीं है। और वही हम लोग आज दिन में बात कर रहे थे, मैं और परवेज जी, कि जो गिरमिटिया जो एक समय जो लोगों को बाहर लेके मजदूरी करने के लिए ले गए थे, क्यों ले गए थे? क्यों बिहार और यूपी से ही लोग क्यों ले गए थे? क्योंकि मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ऐसे देखती हूँ कि बिहार और पूर्वांचल निवासियों के हाथों में ना ऐसे जादू है जो बंजर जमीन को से सोना उपजाते हैं। अलग अलग राष्ट्रों में, कंट्री में लेके गए, मॉरिशस लेके गए, फिजी, गयाना, सुरीनामी, वहाँ वो सब शहरों को बिहारियों ने बसाया है। बंजर जमीन वहाँ पे खेती बाड़ी किया है। और आज देखिए धीरे धीरे आज की जो पीढ़ी है वो लोग वहाँ पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा आज वो राज भी कर रहे हैं, है ना। तो मैं समझती हूँ कि यूपी बिहार कहीं ना थ्रेट है। अलग अलग स्टेट्स में जो बीच बीच में दंगा की जो सुनाई देता है, क्यों देता है? मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि यूपी बिहार के लोगों में भयानक मेहनत करने की, विपरीत परिस्थितियों में काम करने की एक ताकत है जो सब में नहीं है। बिल्कुल। कोई भी स्टेट में जाते हैं आप लोग, उस जगह को इतना दिल से अपनाता है कि वो जगह भी आपको आशीर्वाद देते हैं बरकत के रूप में। और धीरे से 10-15 साल 20 साल बाद फिर वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह से आप घुस जाते हैं और आप फिर पता लगता है कि 20% 30% वोट तो बिहारियों का है। तो ये जो थ्रेट है, इसलिए हर राज्य आपसे डरते हैं। तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, आप अपनी ताकत को समझिए, रियलाइज कीजिए इसको। मैं इसको पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ है, मैं चूँकि अवार्ड और ये सब चीज़ों पे आ रहा था, आपने जितना कुछ किया ना उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवार्ड्स नहीं मिले। वो पहचान आपकी है, लेकिन सरकार ने अब तक, अब मुझे याद है एक कार्यक्रम आप कर रही थी, लालू यादव ने आपको मजाक में बोला था कि इनको तो भारत रत्न मिल जाना चाहिए। और बहुत आशीर्वाद आपको दिया था और आपको वो सुनते भी थे जैसा उन्होंने कहा था। आप देखा जाए तो शारदा सिन्हा के अलावा भोजपुरी में अभी तक अवार्ड, लेकिन आप जितना काम कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे भी मिलना चाहिए? और एक्चुअली ये एक जो आर्टिस्ट का प्रोफाइल होता है उसके लिए ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट पैसे से भी ज़्यादा नाम का भूखा होता है। आर्टिस्ट प्यार और नाम के भूखा होते हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई भी आपको अवार्ड्स मतलब क्या कि थपथपाना होता है कि अच्छा काम करे हो, शाबाश, आगे बढ़िए, तो वो तो एक हिम्मत आपको मिलता है कि वो वैसे अगर अवार्ड मिलता है तो आपको हिम्मत मिलता है कि नहीं मैं और जैसे बच्चों को होता है ना कि तुमने आज फर्स्ट आए हो तो एक हम माँ बाप भी हम उनको प्राइज देते हैं, गिफ्ट करते हैं, उसी तरह की बात है। तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स ऐसा कुछ सम्मान मिलेगा तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी, ये झूठ बोलना हो जाएगा कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैं उसको स्वीकारूंगी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है सही आपका सही समय, किस समय में आपको क्या मिलना चाहिए वो तो ऊपर वाला तय करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं उस लायक हूँ कि नहीं, और अगर इस दिन सरकार समझेंगे कि हाँ कल्पना अब उस लायक है तो वो लोग ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। एक गाने का मैं जिक्र बहुत, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है और आपने अपनी आवाज़ में गाया है तो इसलिए, और मम्मी को भी गाते मैंने सुना है, घर परिवार में भी लगातार सुनते हैं। वो शादी का गाना है, जंगिया बैठले बेटी, ठीक है? आपने वो गाना गाया था और मैं जब भी उसको सुनता हूँ, आज भी शब्द बोलिए तो थोड़ा सा, मैं इस गीत को मंच पे कभी नहीं गाई, आज भी ऐसा कुछ है ना। वो दान का गाना है, शादियों में खूब चलता है आपका गाना। इसके अलावा एक गाना आपका छठ का है, अहो दीनानाथा, ये भी आपका गाना मुझे बहुत एकदम बिल्कुल दिल के करीब है। तो आप इस तरह के गाने कैसे सिलेक्ट करती हैं आप? मतलब कि
ठीक है, मतलब ये है कि पारंपरिक तो गाने हैं, बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन वो आपकी आवाज़ को सूट कर रहा है। राइट राइट। वो आप उसको इतनी फीलिंग्स के साथ गा रही है कि लोगों को वो पसंद है। ऐसा आप कैसे लगता है कि इन सबको कैसे आप सिलेक्ट करती हैं? सिलेक्ट करने की बात नहीं है, जैसे मैंने बोला, जब मैं किसी और का फिल्म के लिए या एल्बम के लिए गाती हूँ तो सिलेक्ट तो वही लोग कर रहे हैं जो मुझसे उनको लग रहा है कि कल्पना के गले में अच्छा लगेगा तो मैं गा रही हूँ। मेरा काम ये है कि शब्दों के साथ न्याय करना, कि जो फीलिंग्स है, जो चरित्र उसको गा रही है। अगर माँ गा रही है तो माँ उस समय क्या माँ गाएगी कि रोएगी। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये कोई गीत शब्द प्रधान है, कोई गीत भाव प्रधान है, तो उस पर सुर लगा कि नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो दिल को रुला देना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ। और उन सब गीतों को मैं अभी भी, जैसे मंच पे अभी मैं गाती हूँ, बाबा दिहले टेकवा सेहुरे हम तेजबो, सेहुरे हम तेजबो, बलमुआ कैसे तेजब रे, छोटी नदी हमार जिया डोले रे, छोटी नदी हमार जिया डोले रे, छोटी नदी बलमुआ कैसे तेजब रे, छोटी नदी। निरहुआ हिंदुस्तानी। हाँ, ये आम्रपाली दुबे वो तो कमाल की, नहीं कमाल की एक्टिंग है, कमाल की एक्ट्रेस है वो। छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत मतलब दिल से वो एक्सप्रेस करती है, वो ओवर एक्टिंग नहीं करती है। ओवर एक्टिंग अलग चीज़ हो गया, और एक अंडर करंट होता है, वो गायन में भी होता है। अंडर करंट मतलब जो आपको एक्टिंग करके दिखाना नहीं है गले से, वो दबा के उसको रखना है अंदर। वो अंडर करंट कभी कभी ना ज़्यादा घायल करता है सामने जाके। और जैसे उस पे शब्द है, कभी प्यारेलाल जी ने लिखा है कि टिकवा टिकुलिया झुमका पायलिया सगरो सिंगार बाया धूरा, कवनो सुहागिन के दिल के पियसिया, पियावा के प्यार करे पूरा, सिंगरवा सब तेजबो रे। इसका इंटेंसिटी देखिए शब्दों का, कि सिंगरवा सब तेजब रे, छोटी नदी। सिंगार तो मैं तेज दूंगी, सिंहुरवा कैसे तेजब रे। तो सुहागन के लिए सिंदूर का मतलब जो है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सो आई थिंक ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, प्यारेलाल जी ने इतना अच्छा लिखा। पारंपरिक एक गीत, जिस गीत को शारदा जी ने भी, जो मुखड़ा जो लिया गया, वो बखूबी पहले गा चुकी है। तो एक टीम स्पिरिट होता है, टीम स्पिरिट। लेकिन सिलेक्शन तो आप करती होंगी, नहीं यार ये मुझे गाना है, ये कोई और नहीं गाएगा। जहाँ तक एल्बम्स की बात होती है, वहाँ मेरे ये तो मुझे ही गाना है। हाँ। लेकिन ये तब तो फिल्म का गीत है, ये राजेश रजनीश जी का म्यूजिक था इसमें शायद। अच्छा, अब आगे बीच में मैंने देखा है, अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, आपने शुरू में सारे सुपरस्टार्स के साथ गाना गाया, मनोज तिवारी के साथ आपने गाया होगा, गाया है, रवि किशन के मूवीज में आपको गाने लगातार गाती थी, उदित नारायण साहब के साथ आपके गाने आते थे, इवन जितने भी उस समय जो बड़े भोजपुरी के सिंगर्स हैं, सुनील सैला बिहारी जी थे, उनके साथ भी, बीच में आपने खेसारी और पवन सिंह के साथ भी खूब गाने गाए, बीच में अचानक आपने गाना बंद कर दिया, ड्यूट बहुत कम आए। इस साल शायद आपके पवन सिंह के साथ गाना शुरुआत में ही आया था। एक्चुअली वो सब हो चुका है। मैं मुंबई में लगातार, मैंने जैसे बोला ना, बीच में ब्रेक क्यों लिया? ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक मैंने जब बोला ना कि मैं जैसे जीवन बहुत छोटा है ना, लाइफ बहुत कम है। अब जैसे मैं नियर अबाउट, अब मैं 50 हो जाऊंगी इस साल, तो ऐसे तो पता नहीं ऊपर वाला कब आपको बुला लेंगे, लेकिन नहीं मैम, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। लेकिन जीवन आजकल आप देखेंगे कि अचानक से आफ्टर कोविड हर किसी को अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो मैं अगर मान लूँ फिजिकल जो बॉडी है, अगर मान लूँ कि अगला 15 साल शायद मैं और गाऊंगी, सो उन 15 साल में आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, आप किन को समय देंगे। मैं तो भिखारी ठाकुर जी को, मैं कबीर साहेब को, मैं गुरु गोरक्षनाथ जी की रचनाओं को अब चुन चुन के मैं गाने के प्रयास करूँ, क्योंकि उनके रचनाओं को, गोरख बानी को मैं बहुत कार्य नहीं हुआ, कार्य किया नहीं गया।
तो मेरे लिए वो जो जिनकी मैं नाम ले रही हूँ उनके सामने आई एम वेरी सॉरी, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, मनोज जी, रवि किशन जी, सबको मैं बहुत मानती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन ये हो गए सब हमारे इंसान, और इनको इनके साथ बहुत कार्य मैं कर चुकी हूँ। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, वो टेस्ट पार कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि तरह तरह की बातें कही जाती है ना, अच्छा सोशल मीडिया पे कही जाती हैं, क्या बातें कि आप बॉन्डिंग नहीं है, अब कोई नहीं चाहता कि मेरे से अच्छा कोई सिंगर मेरे साथ रहे और उसका ज्यादा तारीफ हो, मेरा कम हो, ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। और एक आपका वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें आप सुनील छैला जी बिहारी के साथ थी कोलकाता में। हाँ, वो वीडियो वायरल हुआ था जब मैंने क्या बोला था वो प्रोग्राम बाद उस पे अच्छा ठीक है। तो मतलब एक होता है देखिए रिश्ते कैसे हैं, क्या है, ये एक देखिए संसार है, घर संसार है, भोजपुरी भी अपने आप में हमारा एक घर संसार है। बिल्कुल। आप जो एक जॉइंट फैमिली में 2 भाई भी रहते हैं, हाँ, प्रॉपर्टी को लेके वो शादी बहू आने के बाद बहुत कुछ इधर उधर हो ही जाता है, फिर भी लेकिन जो लेगेसी है, जो उपाधि है, फिर भी तो वही एक बाप के ही सब 3-4 भाई हैं। और ये थोड़ा बहुत ये सब तो कौन क्या बोलेगा, ये संसार है और माया का संसार है, ये चलेगा, ये चलता है। लेकिन बॉन्डिंग की जहाँ तक बात है ना, अब मैंने जैसे बोला मैं 50 इयर्स के करीब हूँ अभी, बॉन्डिंग मेरे गुरु के साथ बहुत होना ज़रूरी है। अब बॉन्डिंग, मैं तो शरीर हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा रूपी है, जो कल्पना नहीं है एक्चुअली, वो एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है, उसके साथ बॉन्डिंग। अब ना जर्नी बाहर नहीं होना चाहिए, बाहरी दुनिया में बहुत सुख को नहीं ढूंढना है, अब मुझे अंतर यात्रा करना है, और शायद पहला स्टेप मैं दे चुकी हूँ, कहाँ तक पहुँचूंगी आई डोंट नो, बड़ी बड़ी बात बोलना जैसा हो जाएगा, लेकिन जो बाहर जो भी है उन सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम है सभी से, बहुत कम बात होती है। मैंने बोला ना, मैं फेसबुक में, इंस्टा में भी बहुत कम हूँ, मेरे टीम है और मुझे भी खबर मिलता रहता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, तो मैं मेरी मन की बात, मुझे तो उन लोगों के साथ इतना काम किया है, तो कॉल फोन उठाओ, अरे पवन जी कैसे हैं, अरे खेसारी जी कैसे हैं, अपने माँ बाप को फोन करके ज्यादा बात कर लीजिए 2 बार, आज के व्यस्त समय में वो काफी है। अपने माँ को फोन करके खबर लूँ कि शरीर कैसा है, कैसे हो, क्या कर रहे हो। मेरे साथ तो मेरी छोटी बहन अचानक से गैप की अगर बात है, एक जीवन है, जीवन अप एंड डाउन शेयर स्टॉक्स की तरह होता है, तो मेरी जो दूसरी सिस्टर है, अचानक आकस्मिक रूप से बेंगलोर से खबर आया कि वो रात के 12 बजे अचानक वो नहीं रही। अच्छा। नहीं रही। मैं बड़ी दीदी हूँ और उसकी जो बेटी है तब 7 साल की थी, आज 12-13 साल की हो गई है। उस घटनाक्रम होने के बाद तब से जो मेरी माँ के पास, नानी के पास वो गई, वो अपने पिता के साथ नहीं जा रही है। प्यार, इंसान प्यार, या फिर माँ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लगातार बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहा है, कस्टडी केस चल रहा है, मानहानि में के ऊपर मेरा उनके मेरी जो बहनों ही हैं, तो बहुत सारे सिचुएशंस है, ठीक है। तो इन तमाम सिचुएशंस, और इंसान जब एक उस उम्र में जाता है, जब वो अपने घर परिवार में जब वो अर्थी देख लेता है ना, अपने घर परिवार के अंदर जब अपनों को जाते हुए देखता है ना, उसके बाद जीवन को देखने का नजरिया बदलता है, ठीक है। तो ये इतना सा बोलने के बाद अगर आप मुझे ये पूछो कि मैं पवन जी, खेसारी जी को मैं फ़ोन कर रही हूँ कि नहीं, तो आपको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपसे अब दोबारा बट दूर से ही, हम एक इंडस्ट्री है, मुझे बहुत गर्व है कि पवन सिंह जी के वजह से जो भी हो, एक ग्लोबल जो इंडस्ट्री है, कमर्शियल जो भोजपुरी है, वहां तक पहुंचना, या फिर खेसारी जी हो, आलोक कुमार, अब जो प्रयाग में कितना अच्छा सिंगर है, उनको आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा सिंगर है, लगातार आज भी आपका नाम वो लेते हैं, हर मंच से लेते हैं। क्या जो मुर्की है उसके गले में, और बहुत होगा मैं नाम लेना, संग्राम जज कर रही थी तब
आपने सोचा था कि आलोक कुमार ऐसा करेंगे? एकदम एकदम, मैं मुझे तब भी भरोसा, मैं भी थी, मालिनी जी भी मालिनी जी थी, भी हम थी। दोनों इसमें एक मनोज थे। तिवारी जी भी थे। हाँ, हम मालिनी जी और मैं दोनों, लेकिन आलोक के प्रति जो जो आलोक के प्रति नहीं, उसके गले में जो बात है, बिल्कुल। तो हसूर के साथ हम लोग बहुत पहले से थे और विश्वास था, और देखिए आज लगातार कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इन सबों को भले ही मैं फोन से नहीं बढ़, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे विशाल भोजपुरी संसार का वो आपके ये लोग हिस्सा है, ये लोग हिस्सा है, और मैं भी उस परिवार की हिस्सा हूँ। तो हम लोग एक होके रहेंगे, तभी भोजपुरी को 8वीं सूची में वो सम्मान मिल सकता है। आप क्या खुद को भोजपुरी सिंगर मानती हैं, या फिर ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए आपने हर भाषाओं में गाया है, ऐसा है? मैं अपने आप को क्या मानती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भोजपुरी सिंगर सुनना पसंद भोजपुरी मेरे करती हैं डेस्टिनी में था, या फिर इस जन्म में कुछ करना था, शायद बाकी था, तो उनके भोजपुरी के प्रति भोजपुरी ने भी मुझे संवारा, और मैंने भी सेवा करने की लगातार अभी भी प्रयासरत हूँ। बाकी असमिया हूँ, आसाम की हूँ, और आसाम की लोक संस्कृति के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं वापस गई बीच बीच में, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे ये बात मतलब इमोशनली बहुत ये किया, और लगातार 2014 से ये भी एक पॉइंट है जो आपने बोला कि ये गैप क्यों हो रहा है, आप जो बोले असम में आप इन्वॉल्व ज़्यादा हुए। नहीं, 2014 से मुझे लगा कि नहीं, यशोदा और देवकी दोनों मैया है कान्हा के। सो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है। असम में भी ना लोक संस्कृति बहुत सारे अलग अलग बोलियों में ना लुप्त प्राय हो रहा था, बिल्कुल। तो वहाँ भी थोड़ा सा, और वो माहौल बना। अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ अपने अपने ट्राइबल कम्युनिटी के अपनी भाषा को लेके गा रहे हैं सब लोग, तो वहाँ भी एक माहौल बना, और तो 10 साल से मैं वहाँ भी थोड़े से समय दे रही हूँ। एक चीज़, पिछली दफ़ा जब चुनाव प्रचार झारखंड में बहुत शोर था चुनाव प्रचार का, क्योंकि छठ के समय ही वो चुनाव प्रचार हो रहा था। हाँ। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपके छठ के गाने को शेयर किया था और कहा था कि मुझे तो पहली बार पता चला कि असम की बेटी इतना कुछ छठ में कर रही है। आपको वो कैसा लगा? कि मुझे मतलब वहाँ से, और आप तो खैर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं वहाँ भी आता, लेकिन साथ ही में पूछ लेता हूँ कि आप पहले बीजेपी में शामिल हुई, असम गण परिषद से आपने चुनाव लड़ लिया, और अब आप सिर्फ मिली हैं, लेकिन ये हो गया है कि कल्पना मैम बिहार की किसी सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, तो आप बताइए। अब मैं, क्योंकि झारखंड में चुनाव था, पूर्वांचल के वोट को लेना था, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने आपके गानों को शेयर किया कि असम इतना कुछ दे रहा है। उसके बाद आप बीजेपी में गई, शामिल हुई। बीजेपी में मैं 2018 से लगभग 2020 के बीच तक थी। और उसी काल में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी, ऐसा नहीं है। उस समय क्या हुआ ना, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं बहुत ज़्यादा मुंबई में रहती थी 2018 और बिहार में आपने ज्वाइन किया था? मैंने बिहार में ज्वाइन किया, लेकिन मैं लगातार सबसे ऊपर छपी थी। हाँ, लेकिन एक साल से जो मुझे बिहार बीजेपी के लिए जो कार्य करना हो, तो फिजिकली वो पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मुंबई में ही ज़्यादा रही, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीफिकेशन उसका बहुत मतलब एप्लीकेबल नहीं रहा। और उसी समय में ना मैं कोई उदयपुर में मैं कोई शो करके जैसे ही असम पहुंचती हूँ, अचानक से कोरोना के लिए वो सब मार्च की बात है शायद, बिल्कुल, हाँ, तो बंद हो गया सब कुछ, तो मैं असम में ही रही। तो उस समय में जो भी हो, एक साल तो बहुत कुछ ऑनलाइन रहा, और उसी समय में आसाम में क्या बातचीत ऐसे चल रहा था, ऐसे इंटरव्यू ले रहे थे कोई, तो वो असम गण परिषद के ये को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, वो जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो बातों में बात निकला, तो वो बोले कि आपको ऐसा करना है, लड़ना है, ये करना है, ऐसे। तो कुछ सोच नहीं पाए अचानक से फिर, और मुझे लगा कि विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी के इर्द गिर्द ही है, एक साथ ये पे थे असम गण परिषद, सो गठबंधन में है। तो फिर मैंने अचानक में लड़ी मैं, लेकिन वो डिसीजन मेरा मन से लड़ा था या फिर मन से लड़ा था कि नहीं, ये काम मिल गया तो उसको मन से करना है। एक्चुअली वो जो मैं सच बोलती हूँ अभी, जो कोरोना काल था वो पूरे विश्व आगे कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। हम सब लोग घर में बंद है, धीरे धीरे खुल रहा है। अब क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक कंफ्यूजन का स्थिति था। ये मेरा नहीं, बड़े बड़े लोगों का था, बड़े है ना। सो मुझे लगा कि अभी तो आसाम में हूँ, अभी ये भी पता नहीं लग रहा कि कभी मतलब आगे मुंबई कब जाऊंगी, पहुंचूंगी, क्या होगा। सो मुझे लगा कि अगर असम में हूँ, बंद तो नहीं रहेंगे, सिर्फ खाना बना रहे खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, लगातार कुछ ना कुछ तो करना है, हम लोग आर्टिस्ट है।
सो मुझे लगा कि एक कार्य आया है सामने, तो हो सकता है ये कोई एक राह है ऊपर वाला ने दिया है, मुझे चलना चाहिए कि नहीं। तो बट पॉलिटिकली बहुत सोचा हुआ वो डिसीजन नहीं था, लेकिन इमोशनल डिसीजन था कि मैं यहाँ हूँ, बात निकली, टिकट मिला, आगे चले गए, चुनाव लड़ लिया। बट 2 महीने में जब मैं गई ना, एक शिक्षा तो भयंकर हुआ। मैं कंप्लीटली आर्ट कल्चर, हमारी दुनिया अलग, और नहीं, लेकिन आपकी दुनिया के लोग तो छाए हुए हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। एक सीढ़ी होता है ना। बहुत बड़ी बात बोल रही नहीं, बात को समझे, मैं हर एक का यूएसपी होता है। जैसे मनोज जी ने पहले गाए, हाँ, एक सिंगल पहला एल्बम गाया। जो भी हो, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब गायक मनोज जी एक पहला सीरी, एक्टर मनोज जी दूसरा सीरी, अब फिर जो नेता मनोज जी तीसरी सीरी। वो अभी ऐसा लगता है कि आप राजनीति के लिए ही बने हो। हाँ। ये सब सीरी था आपका। बिल्कुल। तो डेस्टिनी जो होता है ना, हर किसी को कोई कार्य देता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी गायक, अच्छा से सब कुछ हो रहा था, सुर मेरा, मुझे ये पता है, आई एम वेरी वर्सेटाइल, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये मुझे पता है। उसके बाद लगा कि मनोज जी ने एक्ट किया तो आपको भी करना चाहिए, तो मेरे पास भी फिल्म है, मैंने एक्ट किया। एक फिल्म करते हुए मुझे पता लग गया, मैं लता जी का गीत सुन रही थी वॉकमैन में, और मुझे लगा कि जैसे एक थप्पड़ दूं अपने आप को, लोगों कि सुर लगाना सीख लो, लता जी जैसे एक्टिंग करने जा रही हो, अपने आप को डांटा मैंने, और मुझे समझ में आया कि ये मेरा राह नहीं है। उसी तरह से दिनेश जी को देखिए, दिनेश जी बिरहा गायन से तो आए, लेकिन वो सीढ़ी था उनका। फिर जब एक्टिंग किया उन्होंने, कैमरा के सामने उनका एक्टिंग, जो एकदम गांव का एक बंदा, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो एक्टिंग के लिए बने हैं। हाँ, उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं होती। सो रवि किशन जी एकदम कमाल के एक्टर हैं, और एकमात्र आई थिंक ट्रेन्ड एक्टर इन भोजपुरी, और वो महास्तंभ है। मनोज जी भी है, रवि जी भी है, और बट रवि जी अब एक उम्र होने के बाद उस सेवा को आप और आगे जनता के बीच जाने की जो राजनीति में निर्णय है, तो उनका वो खुद राह उन्होंने चुना। मेरे साथ क्या हुआ, 2 महीना में मैं राजनीति को समझ गई। मैं एकदम अनाड़ी थी, ठीक है। और ये जो होता है ना कि आप गांव के, आपको क्षेत्र मिला, मेरे उधर क्या था, असम में ना। हाँ, आप हो गुवाहाटी से और आपको आउटर एरिया मिल गया था। हाँ, नहीं, मिलने की बात नहीं है, वो मेरा डिसीजन, वो चूज, मुझे तो बोला गया आप करोगे क्या, मेरे पास चॉइस था ना कि नहीं करूं या करूं, तो अपने आप को भी दोष देना होगा थोड़ा। बट वो 2 महीना मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत सीख गई हूँ। अभी आप मुझे पॉलिटिकली बहुत कुछ पूछ सकते हैं। जैसे मुझे ये तब तक पता नहीं था कि पूरा एक वेब होता है ना, कि आपका एरिया जो है, मेरा उधर असम में हिंदू मुस्लिम वोट बटा हुआ है। मुस्लिम्स जो है वो हमेशा कांग्रेस को ही वोट देंगे, या फिर AIUDF, कांग्रेस ज्यादा। तो मैं मुस्लिम एरिया में गई, जहाँ 1,27,000 के आसपास मुस्लिम वोट्स है, और 71,000 के आसपास हिंदू वोट्स है। मैं गई बीजेपी के साथ गठबंधन करके। अब आर्टिस्ट के रूप में कल्पना को सब लोग, मुझे मुस्लिम जगह में बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन बहुत जगह ने तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों बोलेंगे, आपको वोट देंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला, मैम हम लोग कांग्रेसी है, अगर मेरा कैंडिडेट को यहाँ नहीं मिला तो मैं आपके साथ हूँ, मतलब इस तरह की बात। फिर मैं समझ गई 1,27,000 वोट कांग्रेस कैंडिडेट के पास है, और मेरे पास 72, वो तो देखते ही वो लेकिन मेरा जमानत जब नहीं हुआ, मुझे 45 48 समथिंग के आसपास मुझे वोट, वो 71, हाँ ऐसा। तो अगर मैं सोच समझ के प्लान करके 3rd कैंडिडेट 4th कैंडिडेट तोड़ने के लिए, वोट को तोड़ने के लिए, बहुत अगर प्रॉपर पॉलिटिकल दिमाग से मैं जाती, और 2 महीने में आप कैसे उस समय परिस्थितियां भी वैसी ही थी ना, कोई बाहर नहीं निकलता था। 1 साल आपको नहीं रहना पड़ेगा। वो लोग सोचेंगे अरे ये तो मुंबई रहती है, गुवाहाटी से अचानक आई है, हमारे हम जिता देंगे इसको, इनको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम कहाँ जाएंगे, पहला सवाल ये था उनका, ये तो यहाँ रहेगी नहीं। सो इस तरह से बहुत सारी बात है, बट मुझे बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तैयारी कर रही हैं, प्रशांत किशोर जी ने बुलाया तो था आपको? प्रशांत जी से मैं मिली। एक्चुअली प्रशांत जी ने जब बोला ना कि जो बात वो कह रहे थे, क्योंकि 2003 से मैं भी बिहार को देख रही हूँ ना, और शुरू में गवर्नवाल इजाराजा जी के समय जब मैं बिहार जाने लगी, तो जो रास्ते की हालत, जो अपहरण, और जो एक इनसिक्योरिटी की भावना, मैं खुद डरती थी, एंड आई वाज यंग, बिल्कुल, और बहुत सोचना पड़ता था, मैं मतलब कहाँ गा रही हूँ, क्या गा रही हूँ। तो उसके बाद लेकिन इस चेंज के बारे में भी मैं बात करती हूँ, करना पड़ेगा। आफ्टर 2005 नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन वो लाए,
पहली बात तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो आया रास्ते वस्ते बदल के, ये बिहार उस बिहार से अलग है, ये पक्का है, इसमें कोई संदेह भी नहीं होना लेकिन चाहिए। फिर सब प्रशांत जी आके ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया के कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, बिहार पीछे है, ये भी एक लॉजिक है। ये भी लॉजिक सो है। कोई अगर आ रहा है चेंज के लिए, तो मुझे लगता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने ऑफर मिला है चुनाव लड़ने के लिए? बात ऑफर की नहीं है एक्चुअली। मैं मिली उनसे और अलग अलग लोगों से भी, सबसे मिली हूँ। कॉमन थ्रेड यही है कि पूर्वांचल और बिहार के लिए आप आवाज दे रहे हैं, मैं भी आवाज एक हूँ, मैं बिहार के लिए हूँ। अच्छा, विनय बिहारी जी से इस पर राय लेती हैं कभी राजनीति पे? नहीं, बहुत कम। विनय जी से बहुत कम ही बात होती है आजकल। बहुत बिजी, अलग एक दुनिया में वो चले गए। बहुत पॉलिटिकली बात कभी हुई नहीं। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं इनफैक्ट कि रूरल कभी मत लड़ना तुम। जब भी अगर तुमको लड़ना हो तो तुम्हारे लिए मुंबई दिल्ली ज़्यादा अच्छा है, और मतलब शहर में रहो, रूरल में मत आओ, वहाँ पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ के कास्ट बेस है, और क्या क्या वो बोलते हैं, मतलब कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। ठीक है, अब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। सांस्कृतिक तौर पर आपने इंडिया की बात पूरे विश्व को बताई, और कॉमनवेल्थ और छत से शुरू किया था मंच पर, और आपने छठ से शुरू किया था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस आफ्टर, मतलब लाइक फ्यूजन म्यूजिक में अलग अलग मंच पे मैं कार्य पहले भी कर चुकी हूँ। लाइक मैंने जैसे बोला कि मैं वर्सेटाइल हूँ, दैट आई नो। एंड जब जैज ब्लूज म्यूजिक के साथ फोक को फ्यूज करने की बात हो, वो बॉडी अलग हो जाता है, वो आपको अलग ढंग से चलना पड़ेगा। जब आप पूर्वी एकदम ठेका में ढोलक के ठेके में गा रहे हो, वो प्रेजेंटेशन अलग है, और फिल्म में जब गा रहे हो तो वो अलग है। सबका अलग अलग ये है। हाँ, सो ऑलरेडी एक्चुअली को MTV कोक स्टूडियो में जाना, फिर त्रिलोक गुर्तु जी का मैं नाम लेना चाहूँगी। लाइक ही इज़ लाइक गॉड ऑफ रिदम बोलना होगा। अभी जर्मनी में रहते हैं वो, बट उनके साथ कार्य करने का मौका मिला, मतलब आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कि आप एक मतलब जो चैलेंजिंग, एक खतरनाक प्लेटफॉर्म जो हो सकता है म्यूजिक का, वो उनका मंच होता है। और वो सब करने के बाद एक्सपीरियंस कॉमनवेल्थ गेम्स का मुझे ऐसा बहुत ऑड नहीं लगा, बहुत सिंपल था। सुशीला रमन और बांग्लादेश के आर्टिस्ट थे, फिर लंदन के आर्टिस्ट थे, सबके साथ वर्ल्ड म्यूजिक में, वर्ल्ड साउंड में छठ को प्रेजेंट करना, थोड़ा साउंड अलग किया, बट मन एकदम हर्ष से, मतलब प्राइड से भर गया था कि मैं अपने बिहार को, मैं अपने पूर्वांचल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो वो प्राइड कैरी करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, छठ पे आते हैं, क्योंकि छठ आने वाला है, तो छठ को लेकर आप क्या कहेंगी? आप छठ में या तो शारदा सिन्हा, बहुत सारे सिंगर्स आए गए, लेकिन शारदा सिन्हा, राइट, अनुराधा पौडवाल, या फिर आप, और थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो देवी जी के पास है। इसको भी मैं सबको क्रेडिट देना चाहता हूं। राइट। आज भी आप लोग के गाने जीवंत हैं, आप लोग गाने वैसे ही सुने जाते हैं, वैसे ही प्यार से सुने जाते हैं। भले ही अर्घ के समय आपके ही गाने बजते हैं, आप तीनों के ही गाने बजते हैं, भले ही शुरू में या आखिर में किसी का बज जाए, लेकिन उस समय आप ही के बजते हैं। क्योंकि मैं इसका साक्षी हूँ। हमेशा जाता हूँ, अलग अलग घाटों पर जाता हूँ, अलग अलग घरों को देखता हूँ, अलग अलग व्रतियों से मिलता हूँ। आप लोगों ने जो पारंपरिक गाए, उसका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए मैं छठ को लेकर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, गाने को लेकर आपका एक्सपीरियंस, उस पर आपका टेक। छठ मेरे लिए आइडेंटिटी की बात है। मतलब बिहार और बिहारियों की जो सांस्कृतिक परिचय है, अस्तित्व है, वो छठ है। मेरे लिए पूजन से बढ़ के है ये। और लगातार 20 साल से गा रही हूँ, लेकिन कोरोना काल में ही जब सब कुछ बंद था, शायद शोज वगैरह बहुत मुझे टाइम भी मिला कि नॉर्मली हम लोग संगीत के मंचों में रहते हैं छठ में, लेकिन उस बार मौका मिला। और जैसे मैंने अपनी बहन की बात आपको बोली, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में थी, और अचानक लगा मैं छठ करूँगी इस बार। असम में मैंने छठ किया। मेरे घर पे जो जो हाउस हेल्प है हमारी, वो भी बिहार से ही है, असम में रहती है, तो उसके सहारे ही किया।
और वो भी कर रही थी, मैं भी, उन्होंने दिखाया कैसे क्या क्या करना है। तो असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी किनारे छठ व्रत मैंने भी उसको, उस डिवाइन ऑरा को मैंने एक्सपीरियंस किया और बस उसको आज तक नहीं भूली हूँ। उस लालिमा को सुबह की आज तक नहीं भूली हूँ। और अर्घ देते वक्त मेरी माँ भी मेरे साथ थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत बहुत खूबसूरत। बस अभी ये इच्छा है और 2 बार करूं कम से कम, मैं अपने जीवन काल में 3 बार कम से कम करूं। लेकिन नॉर्मली छठ के समय ना व्यस्त हो जाती हूं मंचों में। तो मैं ये चाहती हूं कि ऐसा कोई आयोजन हो, चाहे दिल्ली में हो, नोएडा में हो या बिहार में ही हो, कि जहां मैं छठ पर्व भी करूं और मंच पे बैठ के गाऊं भी। तो इतना सुविधा मुझे वो ऑर्गेनाइजर्स जो भी प्रोग्राम करते हैं वो लोग कर दे कि मैं भी गाती भी रहूं और मैं भी व्रतधारणी बन के वहाँ बैठूं। ये इच्छा है। छठ का जिक्र हुआ, एक तो बनता है कौन सा गांव में? हो दीनानाथ। मुझे तो अब शारदा जी जब से नहीं रही ना, इतने सालों में मैं बहुत कभी मंचों में छठ में हमेशा मेरे ही गाए हुए गीत को गाए हूँ, उनका गीतों को कभी नहीं गाए। लेकिन पिछली बार ना मैं जब जिस रात वो मतलब खबर आया कि नहीं रही, मैं मुजफ्फरपुर में थी, मंच पे छठ का ही मंच था। और चैनल वालों ने आपको खूब कॉल मिलाया था श्रद्धांजलि देने के लिए। बाप रे बाप, मैं एक रात पहले ही हम लोगों को खबर मिल गया था और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस रात को, मुझे अभी भी याद है। और मुझे ऐसा लगता है ना अभी भी कि और 5 साल जैसे मतलब जैसे उनको रहना चाहिए था, मतलब और समय की पता नहीं क्यों एक साथ दोनों ही पति पत्नी एक्चुअली एक ही समय में, शायद इतना प्रेम लगाव आपस में था उनका। तो अभी मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे उनका गीत ये बहुत पसंद है। चादरा उघारी जब देखा ले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार, पूत संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ। शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार भी मैं अगर मंच पे रही तो कम से कम 5 गीत में उनका धुन के मैं गाऊंगी। बिल्कुल। सबसे आखिर में आप भोजपुरी के दर्शकों को क्या कहेंगी? भोजपुरिया जो भी समाज है, एक तो बहुत नतमस्तक होकर मैं धन्यवाद देती हूँ। आशीर्वाद बनाए रखिए और राह से मंजिल से भटकू नहीं। और मंजिल यही है कि बिहार की गौरवमयी गाथा को गाती रहूं। नकारात्मकताओं में खुद भी ध्यान नहीं दूं, आप लोग भी ध्यान नहीं देंगे। और हाँ, 1-2 चीज़ है जो मैं चाहती हूँ, जो हमारे अलग अलग जिलों में, पूर्वांचल में अगर स्टूडेंट यूनियन है, एक तो अलग अलग विचारधारा के पॉलिटिकल यूनियंस है, वो मुझे पता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे हमारे आसाम में आसू है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, मैं भी कभी थी। अच्छा, वहाँ से आप? हाँ, आसाम में मेरे एक्चुअली मेरे जो दादाजी रहे वो खुद प्रयाग तारिणी चरण पटवारी, अच्छा। वो खुद स्वाधीनता संग्राम में वो बहुत मतलब हिस्सा वो लिए थे, जेल में भी वो गए थे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी दिया गया था। तो वो ऑलरेडी स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानी वो रहे। फिर मेरे जो पिता बिपिन नाथ पटवारी, वो खुद बरपेटा जिला के स्टूडेंट्स यूनियन के वो संपादक रहे। तो जो क्रांति वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं आंदोलन वो है खून में। और मैं उसी तरह से इसलिए चाहती हूँ कि भोजपुरी भाषा को भी एक आंदोलन का रूप दिया जाए और भाषा की प्राप्ति हो, ये इम्पोर्टेंट है। और आप जो अभी इलेक्शन आ रहा है बिहार में, आपको बोल रही हूँ, अभी हर पार्टी की जो उनका जो एक मैनिफेस्टो आता है, मुझे पता है कल्चर को हमेशा नीचे धकेला जाता है, इसलिए शायद सम्मानीय कर्पूरी ठाकुर जी को चुना गया भिखारी ठाकुर जी को छोड़ के। बिल्कुल। तो कल्चर को पीछे धकेला जाता है, दोनों ही सम्मानीय हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात, पार्टियों में आप लोग देखें कि रोजगार और ये सब तो लिखा होता है, कहीं ना कहीं ये भी लिखा हो
कि भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने वाली जो बात है वो मैनिफेस्टो में रहे। इसका प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। और जो स्टूडेंट्स यूनियंस है अलग अलग जिलों में, आप लोग एक वेब बनाइए, एक या फिर आप लोग जागरूक है, आई डोंट नो, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मतलब आग्रह है कि जहाँ भी गांव देहात में दुगोला थिएटर में नग्न स्वरूप हो रहा है, जहाँ गंदी गंदी गाली गलौज करके बहुत सारे आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट, महिला भी है, मैं नाम नहीं लेंगे, किसके क्या मजबूरी है मुझे पता नहीं है, हो सकती है मजबूरी, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि मैं मतलब साड़ी पहन के एकदम संस्कारी, जो हमारे साड़ी इतनी सम्मानीय ये है, और आप गाली गलौज वो कहाँ एकदम गंदे गंदे बात कर रहे हो मर्द के साथ आप। तो गांव देहात में संगठन बना के, स्टूडेंट्स यूनियन बना के ये जागरूकता के साथ पहरा दिया जाए। कहीं भी ये आंगन में परमिशन मत दीजिए आप लोग, ऐसे अनुष्ठान जहां भी हो पहुंच जाइए लाठी लेके। मैं हिंसा करने की बात नहीं कर रही हूँ, लाठी मतलब जहन की लाठी, कि ये अब हम लोग होने नहीं देंगे। तब होगा भिखारी ठाकुर जी को सच्चा ये श्रद्धांजलि। सच्चा श्रद्धांजलि यही होगा ना। माला पहनने से क्या होगा? भिखारी ठाकुर को मूर्ति कहीं बना दिया क्या होगा? भिखारी ठाकुर क्या चाहते थे कि समाज संस्कार हो। तो अब थिएटर विएटर, नंगा नाच, डांसर के साथ ये सब जो माहौल है कोई और नहीं करेगा। मैं भी आसाम से आके नहीं करूँगी, आपको करना है। आपकी मातृभाषा है, आपकी संस्कार है, आपकी संस्कृति है। तो गांव देहात में लड़का लड़की जो है समूह बनाइए, पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक करेक्शन की। तो ये मेरी आग्रह है आपसे। बिल्कुल। एक लाइन कौन सा? अपने मन से जो आप गा दें। मुझे तो एक पवन सिंह का वो बहुत अच्छा उमरिया के रोग है नजरिए से होला, हाँ। ये गाना है। या फिर अच्छा आप अभी जो हमने चर्चा किया शुरू में ही, कौन सा? जब साथ देवे के ना रहे। हाँ, ये जितना भी लाइन से याद आता है मैं ऐसे गुनगुनाती हूँ। जब साथ देवे के ना रहे, आप गाइए साथ में, शब्द मुझे बहुत याद नहीं रहता है। शब्द मुझे भी याद। जब साथ देवे के ना रहे, काहे रातें छोड़ गईला तू, हर पल तड़पे दिल आह भरे, हर पल तड़पे दिल आह भरे, काहे हम रंग दूर गईला तू, जब साथ देवे के ना रहे। फिर आपने और जो गाना बोला क्या? नजरिया के, उमरिया के रोग ना नजरिया, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।